13 नवंबर 2015 फ्रांस की कैपिटल पेरिस के लिए एक खौफनाक रात लेके आया था। एक ऐसी रात जिसने पूरे पेरिस को हिला के रख दिया था। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने पेरिस को बड़ा ही खौफनाक मंजर दिखाया था। कुछ लोगों ने मिलकर पेरिस के 6 जगहों पर सुसाइड बॉम्बर्स प्लांट करके 100 से भी ज़्यादा लोगों को जान से मार दिया था। ये एक ऐसा अटैक था जिसके जवाब में सीरिया के अल रक्का में आईएसआई के ठिकानों पर फ्रांस ने एयर स्ट्राइक करके बदला लिया था। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को आज के इस वीडियो में। तेरह नवंबर 2015 में पेरिस के नेशनल सॉकर स्टेडियम में उस रात ऐतिहासिक फुटबॉल मैच खेला जाता है फ्रांस और जर्मनी के बीच। उस शाम 80,000 से ज़्यादा लोग उस स्टेडियम में इकट्ठा होते हैं और ख़ास बात तो वहाँ के प्रेसिडेंट ओलांद भी उस मैच को देखने के लिए पहुँचते हैं, जिस वजह से अंदर और बाहर की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है। मैच शुरू होने से 20 मिनट तक स्कोर 0-0 के बराबर का होता है और तभी ठीक 9:20 पर इस सीरीज़ का पहला धमाका होता है। हालांकि इस वजह से गेम पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को लगता है कि स्टेडियम के बाहर फटाके फोड़े जा रहे हैं। लेकिन जब कुछ मिनटों के बाद दूसरा धमाका होता है, तब सिक्योरिटी एजेंट्स प्रेसिडेंट ओलांद को सुरक्षित रास्ते से बाहर निकाल कर लेकर जाते हैं। लेकिन उस समय तक स्टेडियम के अंदर और बाहर की दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। बाहर के हिस्से जहाँ तबाही का मंजर फैला पड़ा था, जबकि अंदर मौजूद कुछ लोगों को इसका गुमान तक नहीं था। जब मैच खत्म होता है और एम्बुलेंस और पुलिस गाड़ियों की सायरन की आवाज़ जब अंदर पहुंचने लगती है, तब जाकर इन्हें पता चलता है कि पूरे शहर में टेररिस्ट अटैक हुआ है और कोई भी जगह सेफ नहीं बची है, जिसके चलते मैच खत्म होने के बाद भी लोग बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। करीब 2000 से ज़्यादा लोग ग्राउंड के बीचों बीच जमा होते हैं और करीब आधे घंटे के बाद ये ऐलान होता है कि अब बाहर जाने पर कोई खतरा नहीं है। इसके बावजूद भी कई लोग लंबे समय तक स्टेडियम के अंदर जमे रहते हैं। जहां तक मैच का सवाल है, उसे तो फ्रांस 2-0 से तो जीत जाता है, लेकिन उस दिन पूरी इंसानी सभ्यता हार जाती है। हम स्तब्ध हैं, मेरे लिए खेल का महत्व खत्म हो चुका है, ये हम सबका नुकसान है, हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है। ये सेंटेंस जर्मनी के कोच जोशिम लॉ ने कहा था पेरिस के उस भयानक मंजर को देखते हुए। आखिर स्टेडियम के बाहर हुआ क्या था? एक्चुअली वहां पर एक रूटीन चेकअप चल रहा होता है। स्टेडियम में एंट्री लेने से पहले जांच होती है और पुलिस को एक इंसान पर शक होता है और उसे अंदर घुसने से रोक लिया जाता है। वो इंसान गेट से थोड़ा पीछे हट जाता है और सुसाइड वेस्ट को डेटोनेट करके खुद के साथ साथ 2 लोगों को भी उड़ा देता है। लेकिन ये हमला उस दिन हुए हमले की सीरीज का पहला ही हमला था, क्योंकि ऐसे 5 हमले एक के बाद एक पेरिस में होते हैं। इस सीरीज का दूसरा सबसे बड़ा हमला होता है नेशनल स्टेडियम से कुछ किलोमीटर दूर बैटाक्लार थिएटर में। उसी रात बैटाक्लार थिएटर में एक कॉन्सर्ट चल रहा होता है एंगल्स ऑफ मेंटल बैंड का, जहां 1500 से ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं और आतंकी अपनी पोलो कार दरवाजे से अंदर घुसा देते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं सारी भीड़ के ऊपर और हमले में करीब 90 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और इस तरह से 4 ग्रुप मिलाकर और 4 अलग अलग जगहों पर सुसाइड बॉम्बर्स के थ्रू हमले किए जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये पहली बार था जो फ्रांस में इतना बड़ा हमला हुआ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि वो लोग कौन थे जो पेरिस में इतनी तबाही मचा कर गए और क्या वजह रही इसके पीछे। इस कहानी की शुरुआत होती है 7 जनवरी 2015 से। शार्ली हेब्दो वीकली मैगजीन में कार्टून आर्टिस्ट थे। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की एक आपत्तिजनक कार्टून पब्लिश कर दिया था। इसी बात को लेकर आतंकी शार्ली हेब्दो से खफा थे और 7 जनवरी को फ्रांस के पेरिस में शार्ली हेब्दो के ऑफिस में घुसकर 2 लोगों ने करीब 12 लोगों को जान से मार दिया और यहीं से शुरू हुआ फ्रांस में आतंकी हमलों का सिलसिला। इस हमले के ठीक 2 दिन के बाद पेरिस के एक ओपन मार्केट में इस्लामिक आतंकवादियों ने 5 यहूदियों की हत्या कर दी। एक के बाद एक हमले होने की वजह से फ्रांस पूरी तरह से दहल चुका था। इन दोनों हमलों के विरोध में पूरे फ्रांस में रैली निकाली गई। 11 जनवरी को करीब 37 लाख लोगों ने आतंकी हमलों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। पेरिस यूनिटी मार्च निकाली गई। फ्रांस इस सदमे से बाहर निकला ही नहीं था कि 13 नवंबर को सबसे बड़ा हमला हुआ।
इस हमले में शामिल आतंकी खुद को सुसाइड डेटोनेट करके उड़ा देते हैं और इस हमले में बचा एक आतंकी सलाह अब्देसलाम को अरेस्ट कर लिया जाता है। 14 नवंबर को प्रेसिडेंट ओलांद इस हमले के पीछे आईएसआई को जिम्मेदार ठहराते हैं और अब्दुल हमीद अबाउद की तलाश में लग जाते हैं, जो कि ये कट्टरपंथी जिहादी था और इस हमले का मास्टरमाइंड भी था। माना जाता है कि ये अबाउद और अलाद अब्देसलाम जिहादियों के एक ऐसे कई हमलों के पीछे इनका हाथ था। France and the United States launching those relentless airstrikes inside Syria, targeting ISIS' self-proclaimed capital. Promise of retribution. 10 French fighter jets launching France's biggest raid in Syria to date, pounding the de facto ISIS capital of Raqqa. इस हमले के जवाब में फ्रांस ने सीरिया के अल रक्का में आईएसआई के कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पर, जैसे आईएसआई कमांड पोस्ट, ट्रेनिंग सेंटर, रिक्रूटमेंट सेंटर और वेपन वेयरहाउस पर एयर स्ट्राइक कर दिया। उस टाइम के बाद अमेरिकन एनसीटीसी के डायरेक्टर माइकल लीगर ने कहा था कि यह हमला जैसे प्री प्लानिंग ढंग से किया गया, वैसे ही सेम हमला 2008 में मुंबई हमले के बाद देखने को नहीं मिला था। मुंबई और पेरिस के हमलों में कई सारी सिमिलरिटीज देखने को मिली, जैसे एक बार में एक साथ अलग अलग ग्रुप बनाकर हमले करना, खासकर एक ऐसी जगह चुनना जहां पर ज़्यादा लोग इकट्ठा हो, और सुसाइड बॉम्बर्स और डेंजरस राइफल का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारना। लेकिन इंडिया के 2008 मामले में बस एक डिफ्रेंशिएट ये था कि पेरिस के जो अटैकर थे वो पकड़े जाने पर अटैक करना जारी नहीं रखा, बल्कि पकड़े जाने पर सुसाइड करके वेस्ट डेटोनेट करके खुद को ही उड़ा लिया। आज के इस वीडियो में इतना ही। तो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।